हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के बारे में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है एग्जाम की दृष्टि से, और यह स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा भी लगता है। और उसी प्रकार स्टूडेंट्स, यह मेरा भी बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रायिकता के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रायिकता के बारे में समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो मैं अपने आज का सेशन को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको प्रायिकता की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद उससे संबंधित उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद हम NCERT क्लास 11th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, डिफिनीशन समझाने से पहले मैं आपके सामने अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। वह यह है कि स्टूडेंट्स, आप अपने डेली के रूटीन में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके रिजल्ट आपको पहले से नहीं पता होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके रिजल्ट आपको पता होते हैं। तो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के जो परीक्षण होते हैं और उन्हीं का अध्ययन करने के लिए हम प्रायिकता का अर्थात प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम एक पासा लेते हैं और जब हम पासा फेंकते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि इसमें क्या आएगा, लेकिन हमें यह पता होता है कि इसमें जो संख्या आएगी वह 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगी। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता में करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्ट करेंगे हम डिफिनीशन से। तो स्टूडेंट्स, जो डिफिनीशन होती है प्रायिकता की वह यह होती है, किसी घटना के घटने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। अर्थात कि यदि स्टूडेंट हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके कुछ अनुकूल परिणाम होते हैं तथा कुल परिणाम के अनुपात को स्टूडेंट्स हम प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रायिकता को हम PE से प्रदर्शित करते हैं, और PE का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि अनुकूल परिणाम तथा अपॉन कुल संभव परिणाम। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी की परिभाषा अवश्य ही समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है अर्थात जो प्रायिकता होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, घटना घटने की जो संभावना होती है वह 1 से अधिक भी नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। अर्थात स्टूडेंट्स, प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा समझाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा यादृच्छिक परीक्षा अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ काम ऐसे करते हैं जिनके परिणाम हमें पहले से पता होते हैं, और कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिनके परिणाम हमें पूर्व से पता नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने यह एक ट्रायंगल लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे पूछूंगा कि यह एंगल कितने अंश का है तो आप शायद ना बता पाएँ, और यह एंगल पूछूं तो शायद यह भी ना बता पाएँ और यह भी ना बता पाएँ। पर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यदि हम इन तीनों का योग कर देते हैं तो वह कितने के बराबर होगा, तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि वह 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, यदि मैं कोई चतुर्भुज लेता हूँ तो आप उसके अलग अलग कोणों के मान नहीं बता सकते हैं, परंतु यदि मैं आपसे उन सभी का योग पूछूं तो आप अवश्य ही 360 डिग्री बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे ही हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रतिदर्श समष्टि की। तो स्टूडेंट्स, किसी भी घटना के घटने में जितने भी हमें बिंदु प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, और स्टूडेंट्स इसे हम एक मजले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको यह बात भी अपनी समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप एक कॉइन का परीक्षण करेंगे अर्थात एक कॉइन को टॉस कराएंगे तो यह आपको स्टूडेंट्स या तो हेड प्राप्त होगा या तो टेल प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स
इन्हें ही हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और स्टूडेंट यदि आप 2 कॉइन लेते हैं तो आपको हेड 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 टेल टेल हेड तथा टेल टेल स्टूडेंट्स ये ही जो रिजल्ट है वह प्राप्त होंगे। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप यदि 3 कॉइन लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड और स्टूडेंट्स टेल हेड टेल तथा टेल टेल और टेल स्टूडेंट्स। और एक जो प्राप्त होगा वह होगा एच टी और टी, अर्थात स्टूडेंट्स आपको 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे, 2 4 6 और 8। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप यदि एक डाइस अर्थात एक पासे में यह एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको जो प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होगी वह 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यह रही आपकी प्रतिदर्श समष्टि। तो स्टूडेंट्स चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम अब बात कर रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि के भागों की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यह 2 प्रकार का होता है। और पहला प्रकार जो होता है वह होता है परिमित प्रतिदर्श समष्टि। और स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। तो स्टूडेंट्स ये इसके 2 पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो परिमित प्रतिदर्श समष्टि वह होती है जिसमें जो बिंदु हमें प्राप्त होते हैं वह गिनने योग्य होते हैं, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का और 1 डाइस का। तो स्टूडेंट्स हम इसके पार्ट को गिन सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें 2 प्राप्त हुए, इसमें हमें 4 प्राप्त हुए, इसमें हमें 8 और इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6 प्राप्त हुए। और स्टूडेंट्स यदि हम इसी के विपरीत अपरिमित की बात करें तो यदि प्रतिदर्श समष्टि में जो हमें बिंदु प्राप्त होते हैं हम उन्हें गिन ना सकें, अर्थात उन्हें गिना ना जा सके, तो उसे अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स यह है कि यदि आप किसी बड़े जंगल में जाते हैं और वहां आप पत्तियों को गिनना शुरू करते हैं तो आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यदि आप किसी बांध के पास जाते हैं तो आप उसमें पानी की बूंदों को नहीं गिन सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन के कण हमेशा ही विद्यमान रहते हैं और यह बात आपको पता भी है, पर आप यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितने ऑक्सीजन के कण हैं। तो आपको यह बात स्टूडेंट्स अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स आपसे मैं यह आशा करता हूँ कि अभी तक की आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। स्टूडेंट्स यह रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि सिक्के के एक उछाल की प्रतिदर्श समष्टि लिखें। तो स्टूडेंट्स जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो स्टूडेंट्स या तो हमें हेड प्राप्त होता है या तो टेल प्राप्त होता है और यही स्टूडेंट्स इसकी प्रतिदर्श समष्टि होती है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन यह है कि सिक्के के 2 उछाल की प्रतिदर्श समष्टि लिखें। तो यदि स्टूडेंट्स हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है पहले में हेड और दूसरे में भी हेड आए, ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आए। और स्टूडेंट्स तीसरा यह हो सकता है कि पहले में हेड टेल आए और दूसरे में हेड आए। और स्टूडेंट्स ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल और टेल आए। तो यह इसकी स्टूडेंट्स प्रतिदर्श समष्टि है। और यदि आपसे कोई पूछे कि इस प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं तो आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि 2 बिंदु हैं, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स यदि इस प्रतिदर्श समष्टि की बात हो तो आप कहेंगे कि 4 बिंदु प्राप्त हैं, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि आपको पूरी मेरी बात समझ में आ गई होगी और स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो मैं अभी आपके सामने जल्द ही तीसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने यह है कि एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और एक पासा फेंक दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यदि हम केवल एक सिक्का फेंकते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है।
और स्टूडेंट्स पासा यह तभी फेंका जाता है जबकि सिक्के पर हेड आता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पहली बार फेंके पासा तो केवल टेल प्रकट हो, और फिर स्टूडेंट्स दूसरी बार आप फेंकें तो हेड प्रकट हो और पासे पर 1 आए, तो इसे आप 1H और दूसरे को 2H, 3H, 4H, 5H तथा 6H स्टूडेंट्स प्राप्त होते हैं। यदि आप पासा फेंकते हैं तो हो सकता है 1 भी प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो और 6 प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स आपको भी यह एग्जाम्पल अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो मैं स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा एग्जाम्पल लाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि एक ढेर में 3 गेंदें हैं। खराब गेंद को हम D से प्रदर्शित करते हैं तथा ठीक गेंद को हम N से प्रदर्शित करते हैं। तो इस परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आंसर जो होगा वह यह होगा कि स्टूडेंट्स हो सकता है आपकी तीनों गेंदें खराब हों, अर्थात D आपको प्राप्त हों। इसी प्रकार हो सकता है आपकी 2 गेंदें खराब तथा 1 गेंद लास्ट वाली ठीक हो। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसे आप N से डिनोट कर रहे हैं और यह DND तथा इसे आप NDD और इसी प्रकार इसे NDD और NDN, DNN तथा NN और N से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स देख लीजिए कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यदि ऑब्जर्वेशन 1 बार होगा तो 2 की पावर 1 अर्थात हमें 2 ऑब्जेक्ट प्राप्त होंगे। यदि ऑब्जर्वेशन 2 बार होगा तो स्टूडेंट्स हमें 4 ऑब्जर्वेशन प्राप्त होंगे, और यदि 2 की पावर 3 बार होगा जैसा कि इसमें दिखाया गया तो हमें 8 ऑब्जेक्ट प्राप्त होंगे। और आप इन्हें गिन सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। अर्थात स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला कॉइन के लिए या फिर बॉल के लिए यह लिख सकते हैं कि जो हमें प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होगी वह 2 की पावर N प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 परिभाषाएं समझाऊंगा अर्थात 2 डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा। तो उसमें से पहली डिफिनीशन यह है कि संभव घटनाएं तथा स्टूडेंट्स जो दूसरी डिफिनीशन होगी वह असंभव घटनाएं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें से हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अर्थात 6 संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हमसे कोई कहता है कि हमें सम संख्याएं बताइए तो 2, 4, 6 हम बता सकते हैं, और यदि हमसे कोई कहेगा विषम संख्याएं बताइए तो हम 1, 3 और 5 कह सकते हैं। यदि वह हमसे 2 का गुणज पूछेगा तो हम 2, 4, 6 उसे आंसर दे सकते हैं, और यदि वह 3 का गुणज पूछेगा तो हम उसे 3 और 6 आंसर दे सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स वह हमसे पूछेगा कि 7 का गुणज, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें जो संख्या है वह 6 तक ही सीमित है, तो हम उसे 7 का गुणज नहीं बता सकते। तो 7 का गुणज इस प्रकार की घटनाओं को हम असंभव घटनाएं कहते हैं। और स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक स्टूडेंट्स सीमित थे, उन सभी घटनाओं को हम संभव घटनाएं या निश्चित घटनाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यह अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और असंभव घटनाओं को हम फाई द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे ही रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी जो अंक होता है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिंपल घटनाएं अर्थात सरल घटना। तो स्टूडेंट्स सरल घटना वह है जिसमें केवल हमें जो प्रतिदर्श बिंदु होता है वह एक ही प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम लेते हैं एक कॉइन, तो एक कॉइन को स्टूडेंट्स उछालने पर हमें या तो हेड प्राप्त होता है या तो टेल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स या तो हमें सिंगल हेड प्राप्त होता है या तो हमें टेल प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की सिंगल घटनाओं को ही हम सरल घटना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यह मेरी बात और सही समझ में आई। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने अगर वीडियो मेरा लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा, जिससे मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत अन्य प्रकार के सवाल बताऊंगा। तो